अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। नाजरीन, मैं हूं असद नवीद और ये है कैपिटल स्पेशल। नाजरीन, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे या नहीं, ये एक मामला बन के रह गया है। वैसे तो इस बात का एक बहुत पुराना कॉन्टेक्स्ट है। हमने देखा कि माजी में कई हुकूमतों को भी तहसील किया गया, लेकिन उसके बाद इलेक्शंस नहीं हुए। लेकिन अब की बात इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अपना एक क्लियर स्टैंस दे दिया। उन्होंने कहा है कि डीलिमिटेशन जो कि आर्टिकल 220 218 के तहत होनी है, मिड दिसंबर में जाके कंप्लीट होंगी और उसके बाद ही इलेक्शंस का हल्का बंदियों का अमल पूरा किया जा सकता है। लिहाजा हमें इस चीज़ का तो क्लैरिटी है कि दिसंबर से पहले इलेक्शंस नहीं होने लगे। दूसरी बात अगर की जाए इलेक्शन से ही मुतल्लिक 90 दिन के अंदर, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर दर्ज किया गया है कि अगर असम्बली अपनी मुद्दत में तहलील होती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 224, तो 60 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं, और अगर अपनी मुद्दत से पहले तहलील हो जाती हैं तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं। अब आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब की, ऑल्दो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि अगर जहां पे इलेक्शंस की बात की जाए, एक जगह अगर आपका एक्ट मौजूद है, एक्ट के अंदर आप 224 की बात कर सकते हैं, 218 की बात कर सकते हैं, इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 17 की बात कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो फौकियत दी जाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन को दी जाएगी। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 224 में क्लियरली ये बात दर्ज की गई है कि 60 से 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शंस कराने, तो लिहाजा आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। लेकिन दूसरी साइड पे जो पीएमएलएन है और पीपल्स पार्टी है, अब से कुछ दिनों पहले या अगस्त के पहले ही आप वीक की बात कर लें, सीसीआई की उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, और वहां पे इस चीज़ को उन्होंने बड़ा क्लियरली कंसेंसस के थ्रू पास किया कि पाकिस्तान के अंदर हल्का बंदियां होनी चाहिए। जो नया सेंसस आया है उसी की बेस पे आगे जाना चाहिए। लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान भी इख्तलाफात आ गए हैं। इसकी शायद वजह यह हो सकती है कि पीपल्स पार्टी को बज़ाहिर नजर आ रहा होगा कि जो लॉन्ग टर्म प्लान है पाकिस्तान की प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में, वो शायद 90 दिन के अंदर या 90 दिन से तजावज़ भी कर जाए, तो इलेक्शंस कहीं करीब करीब उन्हें नजर नहीं आते। लिहाजा उन्होंने सीसीआई में इस चीज़ को एंडोर्स तो किया था कि पाकिस्तान के अंदर डीलिमिटेशन का प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, लेकिन अब वो उस पर बैकफुट पे जाते दिखाई दे रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि उनकी आफ्टर मैथ शायद खराब थी, शायद उन्होंने इस चीज़ को पहले रियलाइज़ नहीं किया। पीएमएलएन ज़रा थोड़ी सी कंफर्टेबल सीट पे नज़र आती है। उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि जब तक उनके पैटर्न इन चीफ नवाज शरीफ साहब को यहाँ पे एश्योरिटीज़ नहीं मिल जाती, यहाँ पे उनको कंफर्मेशन नहीं मिल जाती कि जब तक वो अपने मुल्क में वापस नहीं आते, तब तक शायद वो भी इलेक्शंस नहीं चाहते। और फिर साइमल्टेनियसली बहुत सारे इशूज़ भी चल रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी से मुतल्लिक केसेस चल रहे हैं, पीएमएलएन की अपनी सियासत से मुतल्लिक केसेस चल रहे हैं। हमारी पीपल्स पार्टी है वो तो चाहती है कि इलेक्शंस हो जाएँ, लेकिन फिर सीसीआई में जो उन्होंने स्टैंड्स एंडोर्स किया था, आज शायद उन्हीं को वो बैकफुट पर जाना पड़ रहा है उससे। तो ये तमाम तर मामला हैं जिन पर आज के दिन में हम डिस्कशन करेंगे एंड सिमिलरली बात करेंगे जो हमारी निगरान हुकूमत है। एक इलेक्शन तरमीम की गई थी इलेक्शन एक्ट में 2017 में, और तरमीम ये थी कि जो हमारी निगरान हुकूमत है उसको एक्स्ट्रा ड्यू अथॉरिटीज़ दी जाएंगी, जिसके अंदर वो बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी जो फंबल कर रही है काफ़ी अरसे से, उसको भी वो अपने हाथों में लेके चीज़ों को बेहतर कर सकेंगे। तो लिहाजा ये भी एक इंडिकेटर है, इशारा देता है कि शायद जो हमारा इंटरिम सेटअप है 60 दिन हो, 90 दिन हो या उससे तजावज़ कर जाए, हमें इलेक्शंस होते नहीं दिखाई देते। ये डिबेट तो अब शायद सुस्त पड़ गई है कि इलेक्शंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि लेट द हेवंस फॉल। जो चीज़ आइन में दर्ज कर दी गई है, अगर इलेक्शंस लिखे हुए हैं तो इलेक्शंस करवाएं, उसमें आपका नुकसान होता है या फ़ायदा होता है वो बात की बात है, लेकिन लेट द हेवंस फॉल, आइन में जो चीज़ दर्ज की गई है उसको सबसे पहले फॉलो किया जाए। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और सीनियर मौजूद हैं। इनका बड़ा बोल्ड एनालिसिस है, इन्होंने पाकिस्तान की सियासत को बहुत गहराई से नापा है, तोला है और उस पर तजिया भी अपना दिया है। तो हमारे साथ सितार खान साहब इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि पाकिस्तान के जो मामला हैं आइन के मुताबिक चल रहे हैं या नहीं चल रहे, या जिस तरह से हमेशा से चलते आए हैं, जिसको हम नज़रिया ज़रूरत भी कह देते हैं कभी कभी, जिसको हम कह देते हैं कि यार डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है, वक्त का तकाजा है, अभी ऐसी चीज़ें चलने दें, बेहतरी शायद इसी में है। तो सितार खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में ही। आपसे सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बहुत करीबी से देखा है, आप इन सियासतदानों को भी जानते हैं, कौन कौन सी सियासी जमातें हैं जो चाहती हैं कि वक्त पर इलेक्शंस हो जाएं? ऐसा सब, एक तो इलेक्शन बर वक्त होना वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़रूरी रहा है हमेशा से। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े अलमिया रहे हैं ना, ट्रेजिडीज़ रही हैं, उनमें से एक ट्रेजिडी, एक अलमिया ये था कि यहाँ इस मुल्क में इलेक्शन ही नहीं होते थे। मतलब पहला जो इलेक्शन हुआ था, जिसे इलेक्शन कहा जाता है, वो 1970 में हुआ था। पाकिस्तान आज़ाद हो रहा है 1947 में। अब 1947 से लेके 1970 तक इलेक्शन बड़े अजीबोगरीब तरीके से हुए। एक हिस्से में इलेक्शन करा दिए सूबाई सतह पे, दूसरी जगह पे ये करवा दिया, तीसरी जगह पे ये करवा दिए। 1970 में होने वाला इलेक्शन पहला इलेक्शन था, और 1970 में होने वाले इलेक्शन से दो बड़ी सियासी तौर पर पॉपुलर मकबूलियत की इंतहा पे पहुँची हुई दो शख्सियात सामने आई, दो सियासी जमातें सामने आई थी।
मशरक़ी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की जो अवामी लीग थी वो, और मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त एक और ट्रेजेडी हो गई थी जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए था। अब एक्सेप्ट कैसे किया जाता, उसको एक्सेप्ट करने का तरीका क्या होता, उसे कबूल करने का तरीका क्या होता, कि मुजीबुर रहमान स्वीप कर गए मशरक़ी पाकिस्तान में। ऐसा ही कोई एक दूसरी जमात वहाँ से कैंडिडेट ही नहीं खड़ा कर सकी। अगर कैंडिडेट खड़ा किए तो गिनती के कैंडिडेट थे। उसी तरह से मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी स्वीप कर गई और अवामी लीग के गिनती के लोग थे, 6-7, मुश्किल से 6-7 लोग होंगे जो कैंडिडेट खड़े थे मगरबी पाकिस्तान से। अब चूंकि सीटें ज़्यादा रखी गई थी, आबादी ज़्यादा थी, वोटर ज़्यादा थे वो मशरक़ी पाकिस्तान में, अवामी लीग स्वीप कर गई। और जिस तरह से अवामी लीग ने स्वीप किया था, शेख मुजीबुर रहमान ने स्वीप किया था इंतखाबी दुनिया में, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, कि इस तरह की कामयाबी इंतखाबी हवाले से दुनिया ने पहले नहीं देखी थी। मुश्किल से 2 सीटें थीं जो कोई और जीत सका था। 167 सीटें मुजीबुर रहमान की जमात जो अवामी लीग जीत गई थी वेस्ट पाकिस्तान से। बिल्कुल। अब ये सूरत हाल थी कि उसमें क्या फ़ैसला होना, किसने आना है, वज़ीर आज़म किसको बनना चाहिए। एक अजीब व गरीब उस वक्त एक ट्रेजिक मोमेंट्स थे। उस ट्रेजिक मोमेंट्स में ऐसे फ़ैसले हो गए जो उस वक्त के गलत फ़ैसले थे, जो तारीख़ ने बताया कि गलत फ़ैसले थे, कि मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया, वो आज के दौर का बांग्लादेश बन गया। मगरबी पाकिस्तान में 1970 के बाद इंतखाबात के हवाले से एक ख़ास बात कही जाती रही है, सियासी तौर पर भी अदरवाइज़ भी, कि पाकिस्तान में एक दफ़ा जो इलेक्शन हुए 1970, जो इलेक्शन करवाने वाले पाकिस्तान में हैं, जो हल्के हैं, जो ताकतवर हैं, पावर्स दैट भी जिनको कहा जाता है, उन्होंने कहा ये अगर फ्री हैंड दे देंगे तो उसका नतीजा ऐसा आ सकता है जो मुल्क के 2 टुकड़े कर सकता है। तो फिर उसके बाद के फ्री हैंड ना ही दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि 1970 के बाद 15 साल का फ़र्क पड़ा था। 1977 के इलेक्शन वो इलेक्शन थे जिनको मानने से इनकार कर दिया था, जिनके नतीजे को मानने से इनकार कर दिया था, और 9 सियासी जमातें थीं। अब उन्होंने मानने से इनकार किया, मुल्क की हालात गड़बड़ होना शुरू हो गए। एक तहरीक पर चल पड़ी थी 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़। उस जैसी तहरीक ना उससे पहले कभी मुल्क में चली, ना आज तक चल सकी है। इससे जिसे सियासी तौर पे कहते हैं ना जानदार तहरीक, मजबूत तहरीक, वो 1977 की तहरीक थी। उस तहरीक के नतीजे में कोई बेहतरी होती वो नहीं हो सकी, बदतरी हो गई, यानी कि माशा लग गया। अब मार्शा लगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़। बाकी जो जमातें, मुखालफ जमातें थीं, उन्होंने कहा ये ज़ियाउल हक़ जो है, जनरल ज़ियाउल हक़, इसके साथ हो जाओ, इसका हाथ बटाओ। अब 90 रोज़, मैंने कल भी कहा था कि 90 रोज़ को सुनते हुए ना मुझ जैसा बंदा घबराया था। 90 रोज़ एक ऐसा लफ्ज़ है जो एक तारीख़ में इस्तेमाल हुआ था। ज़ियाउल हक़ ने कहा था कि मैं 90 रोज़ में इलेक्शन करा दूँगा। 8 साल बाद कराए थे। 85 में इलेक्शन हुए थे, वो नॉन पार्टी बेसिस पे थे। तो सितार खान साहब, आप कह रहे हैं कि आपको दूर दूर तक इलेक्शंस नहीं नज़र आ रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख जो है ना, उसमें इलेक्शन का ना होना बड़ी बड़ी ट्रेजेडी। अलमिया में एक चीज़ आती है, ये बहुत बड़ा अलमिया होता है उस मुल्क के लिए जो अपने आप को जमहूरी मुल्क कहे, लेकिन इलेक्शन ही ना हो उसमें। पहले तारीख बताई कि 47 से लेके 1970 तक इलेक्शन नहीं इस मुल्क में हुए कहाँ हुए, कभी इस हिस्से में हो गए थोड़े से, कभी उस हिस्से में हो गए। उसके बाद आगे आते हैं तो ये देखें कि 1988 में एक इलेक्शन होते हैं जो जमाती बुनियादों पे होते हैं। अब पीपल्स पार्टी जो 1977 से लेकर 1988 तक 11 साल जो पीपल्स पार्टी ने मार खाई है सियासी तौर पे पाकिस्तान में, तो उसका तस्वर ही नहीं किया जा सकता। जो पीपल्स पार्टी ने फौजी हुकूमत के खिलाफ मार खाई, पूरी दुनिया उसकी गवाह है, पूरा रिकॉर्ड उसका मौजूद है। वो हम जो आज के लोग हैं, मैं हमसे मुराद है आज के लोग, कईयों को तो पता ही नहीं कि पीपल्स पार्टी ने कितनी लंबी जद्दोजहद की।
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा वो वज़ीर आज़म बन जाती, पीपल पार्टी जीत जाती है। अभी साल भी नहीं हुआ था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पिट गया था, वो कामयाब नहीं हो सका था, लेकिन उस वक्त भी लोगों के जहनों में ये बात थी कि किस तरह हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पीछे खड़ी है, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आईजीआई की सूरत में नवाज ठीक शरीफ है। को आगे अब लेकर वो आए। हुआ, उसके बाद क्या हुआ था, जब 85 में 1985 में गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराए गए थे, तो नवाज शरीफ पहली मरतबा सियासी तौर पर नमूदार हुए इंतखाबात में, गैर जमाती बुनियादों पे थे। अभी इंतखाबात हो रहे थे, इलेक्शन हो रहे थे 1985 के। ये टर्म चल पड़ी थी कि इस दफ़ा कोई बाबू, जो शहरी बाबू है ना, वो वज़ीर आला होगा इस सूबे, सबसे बड़े सूबे पंजाब का। अब शहरी बाबू टर्म पहली दफ़ा चली थी, वो नवाज शरीफ के लिए चली थी, और वही हुआ कि फ्रॉम नो वेयर नवाज शरीफ साहब को चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया गया, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के चहीते थे उस वक्त। उसके बाद जब ये 88 में इलेक्शन हुए, बेनज़ीर जीत गई। अब बाकी सारी IJI, बाकी सारी जमातें म्यूजिकल चेयर चलती रही है, बिल्कुल वो चलती रही, लेकिन ट्रेजेडी हुई कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के 6 महीने बाद ही 16-17 महीने हुए थे बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को, 16-17 महीने बाद ही टॉपल कर दिया गया, फारग कर दिया गया। 58(2) उस वक्त एक शिक रखी हुई थी कि प्रेसिडेंट जब ये समझेगा कि ये बड़ी गड़बड़ करी है, असेंबली डिसॉल्व की जा सकती वो असम्बली हुकूमत भी बर्खास्त कर देता था, असम्बली डिसॉल्व कर देता था। उसके बाद ये हुआ कि जब नवाज शरीफ पहली मरतबा इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना 1990 में, अब उसके बाद ये 2 सियासी जमातें थीं जो आमने सामने खड़ी थीं, एक पीपल्स पार्टी और दूसरी मुस्लिम लीग नून। अब ये दोनों जमातों को उस वक्त चाहिए था कि आपने मुखालफत अपनी करनी है, करें, आपको मुखालफत से नहीं रोका जा सकता, मुखालफत नहीं करेंगे तो वोट कैसे आपको मिलेंगे। जो एक सोच रखता है, ख़ास किस्म की सोच रखता है, वो पीपल पार्टी की तरफ था, दूसरी तरह की सोच रखने वाला नून लीग की तरफ था। अब इनको चाहिए, लेकिन ये तमाम हदूद को फलांग चुके थे एक दूसरे की मुखालफत में। उसके बाद जब 93 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा की दूसरी हुकूमत आई, तो केसेस बनना शुरू हुए, यानी कि नवाज शरीफ के बारे में पहली मरतबा करप्शन के जो मामला थे बाहर आना शुरू हुए, वो 93 में हुए थे। यानी कि 93 के बाद फिर FIA, जिसको उस वक्त एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे रहमान मलक, वो चला रहे थे, केसेस बनना शुरू हुए, इंक्वायरी सामने आना शुरू हुई, लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि नवाज शरीफ ने क्या किया। उसके बाद जब 96 में 97 में नवाज शरीफ की हुकूमत आई, तो फिर बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा और आसिफ अली जरदारी के केसेस बाहर आना शुरू हो गए, FIA को लगा दिया गया, फिर एहतसाब ब्यूरो बना दिया गया था। बिल्कुल सर, आपकी बातें अब सुनकर वो तो अब बल्कि उसमें होता क्या था कि जो 2 जमातें थी ना, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनको चाहिए था मुखालफत ज़रूर करें, क्योंकि पूरी दुनिया में मुखालफत की जाती है, सियासी जमातें एक दूसरे के मुखालिफ होती हैं, तभी उनको वोट पड़ता है ना। लेकिन ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ जाते थे, ये इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए कि आज बेनज़ीर की हुकूमत जा रही है, तो नवाज शरीफ साहब जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हैं। जब नवाज शरीफ की हुकूमत जा रही होती थी, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो जाती थी। अब इनको समझ आई जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने फारग किया नवाज शरीफ को, उस वक्त 58(2) ख़त्म हो चुका हुआ था। 58(2) होता, हो सकता कि प्रेसिडेंट ख़त्म कर देता हुकूमत को, लेकिन चूंकि 58(2) थी ही नहीं, वो शेख की आइन से निकाल दी गई थी, इसलिए तख्ता उलटना पड़ा फौज को। अब उसके बाद आए, उसके बाद थोड़ी सी इनको आई कि 2002 में जब इलेक्शन हुए तो काफ लीग बना ली। उस वक्त की जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम की हुकूमत थी, उन्होंने काफ लीग बना ली। काफ लीग में लोग चले गए, नून लीग के तो तकरीबन सारे ही वो 2002 में काफ लीग में चले गए थे, ये परवेज़ इलाही साहब भी थे उसमें। अब उसके बाद इन दोनों को निकाल बाहर किया मुल्क से, ये मुल्क से बाहर जा चुके हुए थे, निकाला जा चुका हुआ था। मुशर्रफ ने कह दिया हुआ था कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो भूल जाएं कि दोबारा मुल्क की सियासत में कदम जमा सकेंगे, लेकिन हालात बदल जाते हैं ना। ये कहीं बाहर गए, इनको समझ आई कि हम एक दूसरे की मुखालफत क्यों करते हैं, इतनी मुखालफत क्यों करते हैं। फिर उन्होंने मिसाक़ जमहूरियत किया, जो इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मिसाक़ जमहूरियत में ये है कि जनाब एक हद तक आप आएंगे आगे, एक हद तक हम जाएंगे। तो ये 2 जो सियासी जमातें तारीख़ी तौर पर हरीफ भी रही हैं, हलीफ भी रही हैं। उसके बाद जब
थर्ड फोर्स आती है जो तहरीक इंसाफ की शक्ल में आई सामने, उन्होंने एक नया ही एक सियासत में एक नया रंग लाए। वो उन्होंने कहा मैं ईमानदार हूँ, मैं दयानतदार हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं हर लिहाज से ना मैं पूरा उतरता हूँ, मैं इकलौता हूँ, बाकी सारे करप्ट हैं। उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि आज के दौर में जब आप इलेक्शन की बात करते हैं तो आज के दौर में फिर ये लग रहा है कि जो साबका हवाले से माजी में हरीफ जमातें रही थी वो एक मरतबा फिर हरीफ जमातें बनने वाली हैं। हरीफ जमातें बनने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, ये सियासत की बेहतरी ही का एक नमूना होता है। लेकिन एक हद तक आपने जाना, आपने इस हद तक नहीं जाना कि जी मार्शला भी आया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी हुकूमत ख़त्म कर दे जिसकी हुकूमत है। ये तो कोई तरीका ना हुआ, सियासत में ये नहीं होता। उसके बाद आज के दौर में जो एक चीज़ आई है उसमें भी ये चीज़ सामने आ रही है कि मुस्लिम लीग नून बेचारी फंसी हुई है, पीपल्स पार्टी नहीं फंसी हुई। इंतखाबी तौर पे देखा जाए कि अगर इंतखाबात होते हैं तो पीपल्स पार्टी सिंध की हद तक सेफ है। पंजाब में तो पीपल्स पार्टी है ही नहीं। 2018 में तो मुश्किल से 6 या 7 सीटें इनको मिली थी, ये फ़र्क है। लेकिन पंजाब में भी कंटेस्ट अब कर रही थी सर पीपल्स पार्टी, और बल्कि पिछले दिनों हलकों का ये भी कहना था कि शायद इसकी अब की बार बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर हाउस में लेके जाया जाएगा। तो चीज़ें ये प्रोपोर्शन तो चल लेके जाया जाएगा, पहले ये तो थ्योरी मुझे समझा दो सर। जैसे अगर पहले बात करें जब चेयरमैन पीटीआई की प्रेजेंस मुझे ये बात बता दी जाए, सूबाई असम्बली में 6 सीटें थी बिल्कुल पीपल्स पार्टी के, 297 सीटें सूबाई असम्बली की हैं। अब डिलिमिटेशन के बाद कश्मीर में आपको मिसाल देता हूँ, मुर्तज़ा वहाब कैसे मेयर बने हैं मुझे बताएं। कराची के सीटों का तनाज़ा आपके सामने था, मुर्तज़ा वहाब की वहाँ तो वो जिन्होंने बनाना होता है वो सिंगल लार्जेस्ट, मैं तो बनाने की बात करूँ, बनने की बात नहीं कर रहा। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। ये जो इंतखाबात हुए हैं लोकल बॉडीज के, उसमें पीपल्स पार्टी टॉप पर है, सिंगल लार्जेस्ट थी। लेकिन अगर इत्तेहादियों की बात की जाए, देखे ना, अब इतनी सीटें तो होनी चाहिए ना। ये क्या 6-7 सीटें आपको मिली थी, वो ये कैसे मेरे जैसा बंदा कैसे डाइजेस्ट कर ले कि 2018 में आपकी हालत ये थी तो 2023 में ये कैसे हो सकता है, इतनी सीटें पड़ी। यहाँ तो मुकाबला है नून लीग का और तहरीक इंसाफ का, इन दोनों का मुकाबला पड़ना ना। और इन दोनों का मुकाबला पड़ने में जो मुस्लिम लीग नून है उसकी जो वोट बैंक था ना उसको धचके लगे। 2022 तक, मैं बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि अप्रैल 2022 तक जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ था, मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक पंजाब में मुस्तहकम था, बड़ा स्ट्रॉन्ग था। वो किसी वक्त भी इलेक्शन करा दिए जाते तो मुस्लिम लीग नून ने स्वीप कर जाना था। लेकिन उसके बाद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, हुकूमत बदली गई, फिर इनकी अपनी हुकूमत बन गई, इत्तेहादी आ गए उसमें हुकूमत में, उसके बाद मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक पंजाब में डैमेज होता नज़र आया, हिलता नज़र आया, मैं लरसता हुआ, कमज़ोर होता हुआ नज़र आया। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही कमज़ोर हो गया, ये नहीं है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन उसकी उस तरह से जो ताकत थी, जो मजबूती थी, जो अप्रैल 2022 में थी, वो अब नहीं है। तो अब मुकाबला तो होना है नून लीग का और पीटीआई का पंजाब में। पीपल्स पार्टी कहाँ से आ गई, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। कल कल को कोई चीज़ हो जाती है तो मैं क्या कहूँगा, मैं मुंह देखता रह जाऊँगा, मेरा मुंह खुला होगा। लेकिन जो डेटा को जानते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, जो दस्तावेज़ात पे जाते हैं, जो रिकॉर्ड को देखते हैं कि पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो भी मेरी तरह ही बात करेंगे कि 6-7 सीटें रखने वाली किस तरह से पंजाब में इस हद तक सीटें ले जाए कि बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बन गया। बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ उसी सूरत में बन सकता है जब पीपल्स पार्टी पंजाब में बहुत सारी सीटें ले जाए। सर लेकिन अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात की जाए, पीएमएलक्यू की बात की जाए, इत्तेहादियों की बात की जाए, और पाकिस्तान में तो 2/3 मेजॉरिटी लेना वैसी बड़ी मुश्किल बात है। कोलेशन फॉर्म की जाती है, कोलेशन की फॉर्म में अगर पीपल्स पार्टी को अगर तो फेवरेट्स कहा जाता है, मैं तो अभी भी उसको प्रोपोर्शनेट पे बात कर रहा हूँ, डेफिनेट बात नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा था पिछले दिनों के हल्के चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को इसकी अब की बार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लाया जाए, एक प्रोपोर्शनेट थी। लेकिन आगे चलते हैं सर, मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी का सीसीआई में बड़ा कंसेंसस इन्होंने इस चीज़ का दिया था कि भाई आप हल्का बंदियां कराएं, हल्का बंदियों के बाद आपकी जो मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों का सिलसिला चलेगा। उनको पता था कि हल्का बंदियां का जो प्रोसेस है एटलीस्ट 4 महीने लेगा, दिसंबर में जाके एंड होगा। अब वो बैकफुट पे जाते दिखाई देते हैं। तो या तो तब नहीं पीपल्स पार्टी को अंदाजा था कि मामला कहाँ जा रहे हैं, या आज उनको नहीं पता कि आइन और कानून किस चीज़ का नाम है, क्योंकि वो अपने बयान से हटते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या वजह बनी कि पीपल्स पार्टी ने इतना बड़ा यूटर्न ले लिया?
यार सियासी तौर पर ना सियासी बयानात की हम बात करते हैं, लोगों का भी यही होता है, वो भी सियासी बयानात पे चल रहे होते हैं, मीडिया का भी यही होता है, वो भी सियासी बयानात पे चल रहे होते हैं। फिर सियासतदान क्या कहता है, वो अपनी बात से इधर उधर होता है ना, तो कहता है वो तो सियासी बयान था। ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है, किस किस सियासतदान ने ये बात नहीं की। सबसे बड़ी तीनों जमातों के सरबराहों ने हमेशा ये बात करते रहे कि वो तो सियासी बयान था। अब सियासी बयान को आपने ये बना दिया है कि आप किसी वक्त भी मुकर सकते हो, किसी वक्त भी दाएं हो सकते हो, किसी वक्त भी बाएं हो सकते हो, और फिर बाद में आपने ये कहना वो तो सियासी बयान था। सुप्रीम कोर्ट में सियासी बयान की आवाज़ दी गई कि सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है, नवाज शरीफ का जो वकील है सुप्रीम कोर्ट में, 2017 की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि जी फलाना रेफरेंस दिया अदालत में, उन्होंने कहा वो तो सियासी बयान था। कहाँ से आए वो जराए वाला बयान, बड़ा याद है हमें। वो कहते ही थे इमरान खान साहब 35 पेंचर, फिर इमरान साहब से बाद में पूछा 35 पेंचर, तो उन्होंने कहा वो तो सियासी बयान था। अब ये अपने बयानात तो ये सियासतदान बदलते रहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सियासत में सियासतदानों के सियासी बयानात पे जाना होता है, मीडिया सारे का सारा बयानात पे जा रहा होता है। अब मीडिया का भी ये नहीं है कि वो देखता है कि ये कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से धोखाधड़ी करता है, सियासी बयानात ऐसे देता है। मीडिया नहीं देखे, मीडिया तो टिल्ट है मीडिया का, बिल्कुल। या तो मीडिया का टिल्ट। सिद्धार्थ साहब अपनी गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ा है, लेकिन ब्रेक से पहले बस यही कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर 58(2) भी आया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी आया, NRO भी आया, लेकिन एक चीज़ नहीं हुई और वो है आइन और कानून की पासदारी। क्या आइन और कानून के मुताबिक अब हमें इलेक्शन होते दिखाई देंगे, ये नहीं सितार खान साहब से ही पूछेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो व्यूअर्स। आपको एक दफ़ा फिर इस प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। अगेन इलेक्शंस पे बात करें कि इलेक्शंस आखिरकार होंगे कब, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं। एक तो ये कि क्या पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की जानब जा रहा है, क्योंकि मार्च में सेनेट भी हमें डिजॉल्व होती दिखाई देती है। सेनेट के जो इंतखाबात हैं उसके लिए आपको प्रोविंशियल असम्बलीज चाहिए, नेशनल असम्बली चाहिए। अगर नेशनल असम्बली प्रोविंशियल असम्बली नहीं होगी तो फिर सेनेट में एग्जिस्टेंस किस चीज़ की होगी और किस चीज़ की नहीं होगी। तो क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की जानब जाने। और फिर मुझे राजा रियाज साहब का एक बयान याद है जहां पे उन्होंने कहा कि बड़ों ने फैसला कर लिया है कि इलेक्शंस आपके फरवरी में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी उसको बैक कर दिया, ये कह के कि जब तक हल्का बंदियां नहीं होती प्रॉपर्ली तब तक हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते। तो मेरे ख्याल से ये डिबेट यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए कि 90 दिन में तो इलेक्शंस नहीं होने लगे, 90 दिन से आगे की बात करते हैं। सितार खान साहब, आप मुझे ये बताएं कि सेनेट भी अब हमें खाली होती दिखाई देती है, चारों सूबाई असम्बलियां भी खाली हो गई है, नेशनल असम्बली भी खाली हो गई है, राजा रियाज साहब का बयान भी आ गया, इलेक्शन कमीशन भी एंडोर्स कर रही है। तो मामला जा किस तरफ रहे, हमें भी कोई आइडिया दें, हमें भी कुछ पता लगे कि पाकिस्तान कहां पे जाके ब्रेक लगाएगा। यार एक बात है, या तो हमारे यहाँ इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए, आइन में ये बात निकाल दी जाए कि पाकिस्तान में किसी इलेक्शन की ज़रूरत नहीं, हम कोई गवर्नमेंट बना लेंगे, आपस में तय कर लेंगे। अब आपस में भी तुम्हें वो जो जिनके पास इख्तियार है, जो ताकतवर हैं, जो पावरफुल हैं, वो आपस में कोई तय कर लें कि जी इतने बंदे होंगे, इतने से इतने बंदे होंगे, उनकी हुकूमत बन जाया करेगी और वो 5 साल 6 साल चलेगी, उसके बाद वो दूसरी हुकूमत आ जाएगी। इलेक्शन फिर ना कराएं, क्योंकि इलेक्शन जिस तरतीब से पाकिस्तान में होते रहे हैं ना, ये तरतीब जिस मुल्क में इस तरह की तरतीब रही है इलेक्शंस की, वो मुल्क जो सियासी इस्तेकाम नहीं ले सका, सियासी इस्तेकाम नहीं ले सका। मैं आज जीत रहा हूँ, मैं शोर मचा दिया, इलेक्शन इलेक्शन, आइन कहता, फलाना कहता है, कल को मैं इलेक्शन हार रहा हूँगा तो मैं क्या कहूँगा, इससे बेहतर है कोई और चीज़ करा लो। मुझे अपना ध्यान है, मैं अपने उस पर जा रहा हूँ कि मैं इलेक्शन जीत सकता हूँ, फिर मैं इलेक्शन का शोर मचाना शुरू कर दूँगा। अगर मैं इलेक्शन हार रहा हूँ तो फिर मैं मुख्तलिफ कहूँगा, यार ये फ़लानी चीज़ भी होनी चाहिए थी, फ़लानी चीज़ भी होनी चाहिए थी, फ़लानी चीज़ भी होनी चाहिए थी। अब हर जगह पर यही हाल है, जो जमात सबसे ज़्यादा शोर मचाती है, अगर वो इलेक्शन हार जाती है तो क्या कहेगी, धांधली हुई। उससे फिर कहा जाए कि धांधली को साबित भी तुमने करना, मुनज़्ज़म धांधली को। अब मुनज़्ज़म धांधली के बारे में पूरी दुनिया में यार हम लोग पता नहीं किस तरह की कौम बन चुके हैं, किस तरह का मुल्क बन चुके हैं कि हम दुनिया की परवाह ही नहीं करते। हम अपने घर में बैठ के ना एक चीज़ पकाएंगे, खाना तो पकाया जाता है घर में, वो ये बाकी जो चीज़ें यहाँ पर हैं वो पकाई नहीं जा सकती, हम पका लेते होते हैं। अल्लाह जी वो इतनी सीटें ले जाएगा जी, वो इंज करके स्वीप कर जाएगा। वो बंदा उनसे पूछे कि जनाब ये सारी इसकी बुनियाद क्या है, सॉलिड तरीके से बताएं इसकी बुनियाद क्या है। पूरी दुनिया में चल रहा होता है कि डेमोक्रेट जीतने हैं, रिपब्लिकन ने जीतना है।
उनके जिस लेवल पे जाके वो अपना कर रहे होते हैं काम, खुदाई कसम कई दफ़ा हैरान हो जाता बंदा जिसने पाकिस्तानी स्टाइल ऑफ सर गवर्नेंस लेकिन देखा वो हो। बड़ी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज हैं, हम तो रिवॉल्व यार इंडिया की तरफ चले जाते हैं, चले अमेरिका बहुत इंडिया strong का है। सर इलेक्टोरल इंडिया का चले जाते हैं, इलेक्शन कमीशन इंडिया का मैं बता रहा हूँ। अब इस वक्त देखें ना, किसी एक सियासी जमात का जो सपोर्टर है वो क्या कहेगा, 80% हम जीते हुए हैं। अब उससे कोई पूछे कि 80% के नतीजे पे पहुंचे कैसे हो, वो नहीं बताया भाजी, ये खुली किताब है जी सारा कुछ। अब इंडिया में आखिरी, जिसका मैं कई दफ़ा रेफरेंस दे चुका हूँ, कि इंडिया में आखिरी जो इलेक्शन हुए थे सूबाई सतह पर, उस स्टेट इलेक्शन कहते हैं उसे, कर्नाटका के हुए थे। कर्नाटका के इलेक्शंस पे एग्ज़िट पोल हुआ था, एग्ज़िट पोल का रिज़ल्ट आया, फिर पूरे के पूरे इंडिया के मीडिया ने, टीवी चैनल्स ने, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने उस एग्ज़िट पोल के बेसिस के ऊपर ये कहना शुरू कर दिया था कि कर्नाटका में कांग्रेस जीतेगी, और कांग्रेस जीत गई। बीजेपी हार जाएगी, और इतनी इतनी सीटें बाकायदा देखो, परसेंटेज ऑफ द वोट, परसेंटेज ऑफ द सीटें एंड परसेंटेज ऑफ द, मतलब परसेंटेज तक चले गए थे। ये नहीं था कि 90 सीटें जीतेंगे, वो कह रहे थे कि जी 93 से लेकर 98 सीटें जीतेंगे, और दूसरा जो वो 113 से लेकर 119 सीटें जीतेंगे। तुर्किया की मिसाल है सर आपके पास। अब ये देख लो कि ये क्यों होता है। वजह ये होती है कि कोई भी एग्जिट पोल हो, कोई भी गैलप हो, भाई कोई काम हुआ होता है उसमें। इसमें ये है कि मैं यहाँ पे ले आया कि जी मेरा अपना सर्वे है, ये बता रहा है कि यहाँ पर वो स्वीप कर जाएगा और यहाँ स्वीप कर जाएगा। बंदा पूछे तेरी बेस क्या है, किस बुनियाद पे तू ये बात कर, भाजी मैंने कर लिया। आम ताम यहाँ पर ये मिसालें दी जा रही होती। मैंने फिर एक दफ़ा किसी शो में बैठा हुआ था, तो मैंने कहा यार एग्जिट पोल नहीं हुआ तो गैलप नहीं हुआ, तो एक साहब बोले, उन्होंने कहा जी वो सर्वे हो गया जी। मैंने कहा वो किसने किया, हमें पता नहीं चला। मैं कहा मैं गैलप और एग्जिट पोल की बात कर रहा हूँ, सर्वे की बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा जो आप कह रहे हैं वो हो चुका है। मैं कहा कब, कहाँ हुआ है? कहता जी वो ISI ने किया। वो मैं कहा जनाब ये इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने लिए रिपोर्टें तैयार करती हैं, पब्लिक के लिए नहीं करती। मैं एग्जिट पोल और गैलप की बात कर रहा हूँ जो पब्लिक होता है, जिसमें हम सबको पता चलता है कि ये रिकॉर्ड है और सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल होता है। कोई एक सफ़ा नहीं होता, 2 सफ़े नहीं होते, 3 सफ़े नहीं होते, सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल होता है। अब वो पाकिस्तान में ऐसे इस तरह की कोई है नहीं। तो इससे समझ लें कि पाकिस्तान में इलेक्शन की हवाले से जो सूझबूझ बननी चाहिए थी, जो कल्चर बनना चाहिए था, वो वैसे ही वीक है, बहुत ही वीक है। मैं अपने हलके में अगर ये महसूस करता हूँ कि मुझे अपने हलके में महसूस कर रहा हूँ कि फ़लानी जमात का, फ़लाने कैंडिडेट का पलड़ा भारी है, तो कुछ बात समझ में आती। अब मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान के बारे में। बंदा कहे सत्तार खान साहब ये किस बुनियाद पर आपकी जजमेंट आ रही है, ये नतीजा आप अखज़ कर रहे हैं। अब सत्तार खान साहब ने नतीजा अखज़ कर दिया, बता भी दिया, रिज़ल्ट ऐसे नहीं आते, तो मैं क्या कहूँगा, क्योंकि मेरा नतीजा गलत हो गया, मेरी जजमेंट गलत हो गई, मैं कहूँगा नहीं धांधली हुई है। अब ये अजीब सी बात है कि कोई भी चीज़ हो धांधली हुई है जी। अब धांधली भी तो आपने साबित करनी, जो इल्ज़ाम लगाता है ना धांधली का, पूरी दुनिया में यार ये है पाकिस्तान बिल्कुल धांधली का इल्ज़ाम मैंने लगाया, मुझे साबित करना सितार खान साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान हिस्ट्री और पाकिस्तान के कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे नज़र डाली। बल्कि 70 से ही आप शुरू हैं, और जो सिलसिला 70 की दिहाई में शुरू हुआ था, आज हमें वो रिपीट होता नज़र आ रहा है। वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हमें आगे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन हम बार बार पीछे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मसला ये कि हम अपने माजी से भी नहीं सबक सीखते। बहरहाल बहुत शुक्रिया सितार खान साहब, आपने अपने तजिए से हमारी और नाजरीन को इन्हांस किया। ले नाजरीन, हमारा वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। दोबारा एक और शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।